दी आर्ट ऑफ लेज़ीनेस कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको काम से जी चुराना सिखाती है, बल्कि ये आपको होशियारी से आलसी होना सिखाती है। इस किताब का मूल मंत्र यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए सफल नहीं है कि वे 24 घंटे काम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि कौन सा काम नहीं करना है। लेखक लाइब्रेरी माइंडसेट हमें बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी खुद को थकाने में या ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को उन 20% चीजों पर लगाने में है जो हमें 80% परिणाम देती है। ये किताब आधुनिक समय की हसल कल्चर पर चोट करती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को फालतू के तनाव से मुक्त रखकर जापानी तकनीकों और अनुशासन के जरिए अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। संक्षेप में, ये किताब आपको काम का गुलाम बनने के बजाय अपने वक्त का मालिक बनना सिखाती है। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि वो हमेशा सबसे कठिन काम को पूरा करने के लिए एक आलसी इंसान को चुनेंगे, क्योंकि वो आलसी इंसान उस काम को करने का सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेगा। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम सुनते ही शायद आपको लगे कि ये आपको सोफे पर पड़े रहने की इजाजत देगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। दी आर्ट ऑफ लेज़ीनेस उस झूठ को बेनकाब करती है जिसे हम सालों से सच मानते आए हैं कि बहुत ज्यादा व्यस्त रहना ही सफलता की निशानी है। सच तो यह है कि आज की दुनिया में लोग काम की वजह से नहीं, बल्कि उस काम के बारे में सोचने की वजह से ज्यादा थके हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और आप बस इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपके आसपास के सब लोग भाग रहे हैं। लेखक हमें रुकने और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सही दिशा में भाग रहे हैं। इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से होती है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों का दोष किस्मत, समाज या हालातों को देते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस दिन आप अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसी दिन आप अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। आलस कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि आप उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखती। जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं, हमें समझ आता है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन हम इसमें एक साथ इतने सारे प्रोग्राम खोल देते हैं कि ये हैंग होने लगता है। मल्टीटास्किंग, जिसे आज एक स्किल माना जाता है, दरअसल एक धीमा जहर है जो आपकी एकाग्रता को खत्म कर रहा है। जब आप एक साथ फोन चलाते हैं, खाना खाते हैं और काम के बारे में सोचते हैं, तो आप किसी भी काम को उसकी पूरी क्षमता से नहीं कर रहे होते। लेखक यहाँ सिंगल टास्किंग या जापानी तकनीक इचिग्यो जम्माई पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है एक समय में पूरी श्रद्धा के साथ सिर्फ एक ही काम करना और दूसरे काम के बारे में बिल्कुल ना सोचना। जब आप ऐसा करते हैं तो काम बोझ नहीं लगता और आप उस फ्लो स्टेट में चले जाते हैं जहां समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम काम शुरू ही क्यों नहीं कर पाते। यहीं पर आती है 5 मिनट रूल की जादुई ताकत। हमारा दिमाग किसी भी बड़े काम को देखकर डर जाता है और उसे टालने के बहाने खोजने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि आप उस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे, तो आपके दिमाग का प्रतिरोध कम हो जाता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है और वही आलस गायब हो जाता है। इसके साथ ही लेखक हमें पार्किंसंस लॉ के बारे में बताते हैं, जो कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना समय आप उसे देते हैं। अगर आप किसी रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ता लेंगे तो वो 1 हफ्ता लेगी, लेकिन अगर आप खुद को 2 घंटे का डेडलाइन देंगे तो आपका दिमाग उसे 2 घंटे में करने के रास्ते निकाल लेगा। किताब का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा जापानी जीवन शैली पर आधारित है, जैसे काइजन, जो कहता है कि रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश मत करो, बस हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने पर ध्यान दो। छोटे छोटे बदलाव जब समय के साथ जुड़ते हैं तो वे एक विशाल परिणाम बन जाते हैं। इसी तरह इकिगाई,
आपको वो वजह ढूंढने में मदद करती है जिसके लिए आप सुबह बिस्तर से उठते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट मकसद होता है तो आलस आपके आसपास भी नहीं फटकता। लेखक ये भी समझाते हैं कि आराम करना आलस नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। शिनरिन-योकू यानी प्रकृति के बीच समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि काम करना। ये किताब हमें सिखाती है कि असल में आलसी होने की कला का मतलब है फालतू के कामों के लिए आलसी होना और अपने सपनों के लिए जुनूनी होना। ये उन लोगों को ना कहने की हिम्मत देती है जो आपका समय बर्बाद करते हैं, और उन आदतों को छोड़ने की प्रेरणा देती है जो आपको मानसिक रूप से थका रही है। अगर आप आज इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो याद रखिए कि आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे उन चीजों में मत लगाइए जो आपको 5 साल बाद याद भी नहीं रहेंगी। अपनी ऊर्जा बचाएं, सही दिशा चुनें और दुनिया को दिखा दें कि एक शांत और संतुलित दिमाग किसी भी हमेशा व्यस्त रहने वाले इंसान से कहीं ज्यादा हासिल कर सकता है। ये सफर सिर्फ एक किताब को पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को दोबारा लिखने की शुरुआत है। अब आइए इस किताब के सभी पहलुओं को गहराई और विस्तृत में समझते हैं। पार्ट 1, द एमजेन सेट। टॉपिक 1, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा सोचिए, जब भी हमारी जिंदगी में कुछ गलत होता है, चाहे वो परीक्षा में कम नंबर हो, नौकरी में प्रमोशन न मिलना हो या किसी रिश्ते का टूटना, हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वो बाहर की तरफ उंगली उठाता है। हम कहते हैं कि किस्मत खराब थी, बॉस को मैं पसंद नहीं था, या घर के माहौल की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। लेखक कहते हैं कि यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिस पल आप किसी और को अपनी असफलता का जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी पल आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस इंसान या उस स्थिति को सौंप देते हैं। यानी अब आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं, बल्कि पीछे की सीट पर बैठे एक बेबस यात्री बन गए हैं। 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि जो बुरा हुआ वो आपकी गलती थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस बुराई से बाहर निकलने का जिम्मा अब सिर्फ आपका है। आलस अक्सर इसी जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता है। जब हम खुद को बेचारा मान लेते हैं तो हमारा दिमाग मेहनत करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो कोशिश क्यों करूं। लेखक इस सोच को पूरी तरह बदलने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी खराब रही हो, चाहे आपके पास संसाधनों की कमी हो, लेकिन आज आप जो भी कदम उठाएंगे उसका परिणाम आपकी जिम्मेदारी है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार मैं हूं, तो आपके अंदर एक गजब की शक्ति पैदा होती है। अब आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं। आप ये नहीं कहते कि कल से शुरू करूंगा, बल्कि आप कहते हैं कि आज जैसा भी है मैं यही से शुरू करूंगा। यही वो माइंडसेट है जो एक साधारण इंसान को उस 1% भीड़ में खड़ा कर देता है जो वाकई में सफल होते हैं। याद रखिए, आपकी लाइफ की कहानी का पेन आपके हाथ में है। किसी और को अपनी कहानी लिखने की इजाजत मत दीजिए। चलिए अब उस आधुनिक झूठ का पर्दाफाश करते हैं जिसे आज की दुनिया में एक सुपर पावर माना जाता है, लेकिन असल में ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का भ्रम। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि अगर आप एक साथ 5 काम नहीं कर रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। हम ईमेल लिखते समय फोन पर बात करते हैं, खाना खाते समय वीडियो देखते हैं और काम करते समय सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव, लेकिन लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमारा दिमाग एक साथ 2 जटिल काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। जब आप सोचते हैं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में आपका दिमाग काम बदल रहा होता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। आपका दिमाग बिजली की रफ्तार से एक काम से दूसरे काम पर कूदता है और इस कूदने की प्रक्रिया में वो बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च कर देता है। लेखक इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाते हैं। एक टॉर्च की रोशनी अगर एक जगह टिकी रहे
तो वो अंधेरे को चीर देती है। लेकिन अगर आप उस टॉर्च को पागलों की तरह यहाँ वहां घुमाते रहें तो आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। मल्टीटास्किंग आपके ध्यान को उसी टॉर्च की तरह बिखेर देती है। इसका परिणाम क्या होता है? क्वालिटी गिर जाती है। आप काम तो करते हैं लेकिन उसमें गलतियां ज्यादा होती है, समय ज्यादा लगता है। शोध बताते हैं कि बार बार ध्यान भटकने की वजह से किसी काम को पूरा करने में 40% ज्यादा समय लगता है। मानसिक थकान। दिन के अंत में आप बिना कुछ खास किए भी बुरी तरह थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को स्विचिंग के जरिए थका दिया है। लेखक यहाँ सिंगल टास्किंग की वकालत करते हैं। वे कहते हैं कि एक समय में सिर्फ एक काम को चुनिए और अपनी पूरी दुनिया को उस एक काम के इर्द गिर्द समेट लीजिए। जब आप गहराई से एक ही चीज पर ध्यान लगाते हैं तो वो काम न केवल जल्दी खत्म होता है बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेमिसाल होती है। आलस अक्सर तब महसूस होता है जब हम बहुत सारे अधूरे कामों को एक साथ देखते हैं। इससे बेहतर है कि एक काम हाथ मिले, उसे खत्म करें और फिर आगे बढ़ें। अगले टॉपिक लर्न टू से नो, ना कहना सीखें की ओर चले। ये टॉपिक इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्सा है, क्योंकि हमारा आलस अक्सर थकान से आता है और थकान इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों को हाँ कह देते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं थी। ना कहना सीखें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, लेकिन तभी किसी दोस्त का फोन आया कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, और आप न चाहते हुए भी हाँ कह गए? या ऑफिस में किसी सहकर्मी ने अपना काम आप पर डाल दिया और आपने बिना सोचे उसे स्वीकार कर लिया। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो आप असल में अपने सपनों और अपने कीमती समय को ना कह रहे होते हैं। हमारे पास हर दिन ऊर्जा का एक सीमित कोटा होता है। अगर आप उस ऊर्जा को दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में खर्च कर देंगे तो आपके पास अपने खुद के विकास के लिए कुछ नहीं बचेगा। बहुत से लोग ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे रूड या बदतमीज दिखेंगे। उन्हें पीपल प्लीजिंग यानी सबको खुश रखने की बीमारी होती है। लेकिन लेखक एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। सफलता का रास्ता ना कि ईंटों से बना होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए सफल नहीं है कि वे सब कुछ करते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे 99% फालतू चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं ताकि वे उस 1% पर ध्यान दे सके जो वाकई मायने रखता है। ना कहना एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह जिसे आपको ट्रेन करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे झगड़ा करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करें। अगर आपका समय आपकी प्राथमिकता नहीं है तो कोई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा। लेखक की सलाह सीधी है। अगली बार जब आपसे कोई कुछ मांगे या आपको कहीं बुलाए तो तुरंत हाँ बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से मना करना सीखें। याद रखिए, आपकी शांति और आपकी प्रगति दूसरों की छोटी सी नाराजगी से कहीं ज्यादा कीमती है। आलस से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने दिन को उन कामों से न भरें जो आपकी लिस्ट में होने ही नहीं चाहिए थे। अब हम अगले दिलचस्प टॉपिक सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, सही लोगों के साथ रहें की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपकी आलस की समस्या का एक ऐसा इलाज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक यहाँ एक बहुत ही पुरानी लेकिन शक्तिशाली बात दोहराते हैं। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, सही लोगों के साथ रहें। सोचिए, अगर आप एक कमरे में हैं जहां बाकी 5 लोग सो रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप भी सो जाएंगे या फोन चलाने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां 5 लोग अपने बिजनेस, अपनी सेहत या अपनी पढ़ाई पर पागलों की तरह काम कर रहे हैं तो आपको वहां बैठकर आलस करने में शर्म महसूस होगी।
लेखक कहते हैं कि आलस एक छूत की बीमारी की तरह है। अगर आपके आसपास के लोग बिना किसी लक्ष्य के जी रहे हैं और हर समय शिकायत करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी ये नेगेटिव एनर्जी आपको भी जकड़ लेगी। आप चाहकर भी मोटिवेटेड महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माहौल ही आपको नीचे खींच रहा है। सही लोगों के साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सजग, कॉन्शियस रहें कि आप किसका प्रभाव अपने दिमाग पर पड़ने दे रहे हैं। लेखक यहाँ 2 तरह के लोगों की बात करते हैं। एनर्जी ड्रेनर्स, वे लोग जो आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं, जो हमेशा समस्याओं की बात करते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। एनर्जी गिवर्स, वे लोग जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं और जिनकी उपस्थिति मात्र से आपको काम करने का मन करने लगता है। अगर आप वाकई आलस को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपनी संगत का जांच करना होगा। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपसे 2 कदम आगे हों। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो पहले से ही वो हासिल कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं, तो अनुशासन आपके लिए बोझ नहीं बनता, बल्कि वो एक जीवन शैली बन जाता है। लेखक की सलाह साफ है, अपनी संगत बदलें, आपकी आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अब हम पार्ट 1 के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक डू द हार्ड थिंग फर्स्ट, सबसे कठिन काम सबसे पहले करें, की ओर चलते हैं। ये टॉपिक प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। लेखक यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसे अक्सर ईट दैट फ्रॉग भी कहा जाता है। डू द हार्ड थिंग फर्स्ट, सबसे कठिन काम सबसे पहले करें। हम सबके पास एक ऐसा काम होता है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। शायद वो कोई मुश्किल असाइनमेंट हो, किसी को दी जाने वाली मुश्किल कॉल हो, जिम जाना हो या किसी बड़े काम की शुरुआत करनी हो। हम क्या करते हैं? हम उस काम को दिन के अंत के लिए टाल देते हैं और छोटे छोटे आसान कामों में खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप उस सबसे कठिन काम को टालते हैं, तो वो काम पूरे दिन आपके दिमाग के पीछे एक मानसिक बोझ बनकर बैठा रहता है। आप चाहे जो भी कर रहे हो, आपके दिमाग को पता होता है कि वो मुश्किल काम अभी बाकी है, और यही चीज आपके आलस को और बढ़ा देती है, क्योंकि आपकी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेखक की सलाह बहुत सरल और पावरफुल है। दिन की शुरुआत ही उस काम से करें जो आपको सबसे ज्यादा डराता है। इसके पीछे 2 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। विल पावर, इच्छा शक्ति, सुबह के समय हमारी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, निर्णय लेने की हमारी क्षमता थकने लगती है। जब आप सुबह सुबह सबसे कठिन काम पूरा कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। आपको एक विजेता जैसी फीलिंग आती है। इससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसकी वजह से दिन के बाकी छोटे काम बच्चों के खेल लगने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि आलसी इंसान वो नहीं है जो काम नहीं करता, बल्कि वह है जो जरूरी काम को छोड़कर बाकी सब कुछ करता है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले मेंढक निगल लेते हैं, यानी सबसे कठिन काम कर लेते हैं, तो आप पूरा दिन चैन से बिता सकते हैं, क्योंकि सबसे बुरा हिस्सा तो खत्म हो गया है। अब हम पार्ट 1 के आखिरी और सबसे गहरे टॉपिक 3 तरह के लोग की ओर बढ़े। ये माइंडसेट सेक्शन का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। लेखक यहाँ समाज को 3 श्रेणियों में बांटते हैं, ताकि आप खुद को आईने में देख सकें और ये तय कर सके कि आप कहाँ खड़े हैं। दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप उनकी मानसिकता को देखें, तो वे सिर्फ इन 3 श्रेणियों में आते हैं। पहले, वे जो कभी शुरू ही नहीं करते, द नॉन स्टार्टर्स। ये वे लोग हैं जो सिर्फ योजनाएं बनाते हैं। उनके पास सबसे बेहतरीन आइडियाज होते हैं। वे हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उनका काम कभी कागजों से बाहर नहीं निकलता। वे हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, और अंत में उनका आलस उन्हें उनके सपनों की कब्र तक ले जाता है। ये लोग पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को सफल होते देखते हैं और बहाने बनाते हैं। दूसरे, वे जो शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं
द क्विटर्स। ये लोग पहले वाले से थोड़े बेहतर हैं क्योंकि इनके पास शुरुआत करने की हिम्मत है। ये जोश जोश में जिम ज्वाइन कर लेंगे या नई किताब खरीद लेंगे, लेकिन जैसे ही शुरुआती उत्साह खत्म होता है और असली मेहनत शुरू होती है, ये हार मान लेते हैं। जब रास्ता मुश्किल होता है या परिणाम तुरंत नहीं मिलते, तो इनका आलस और बेचैनी इन्हें वापस इनके पुराने कंफर्ट जोन में धकेल देती है। दुनिया की 90% आबादी इसी कैटेगरी में आती है। तीसरे, वे जो अंत तक डटे रहते हैं। ये वे लोग हैं जो जानते हैं कि सफलता कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये शुरू करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, बोरियत को झेलते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक काम पूरा ना हो जाए। इनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, बस एक निरंतरता होती है। ये आलसी होने की कला को समझते हैं, यानी ये जानते हैं कि फालतू चीजों को छोड़कर अपनी पूरी जान सिर्फ अपने लक्ष्य में झोंक देनी है। लेखक हमसे एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछते हैं, आप इनमें से कौन है? ज्यादातर लोग दूसरे नंबर पर अटक जाते हैं। वे शुरुआत के तो उस्ताद होते हैं, लेकिन खत्म करने के नहीं। ये किताब हमें उस तीसरी कैटेगरी में ले जाने का रास्ता दिखाती है, जहां आप अपने काम के मास्टर बन जाते हैं। यहां पार्ट 1 दी माइंडसेट समाप्त होता है। अब तक हमने सीखा कि जिम्मेदारी कैसे लेनी है, कंफर्ट जोन से कैसे लड़ना है और किन लोगों के साथ रहना है। अब हम पार्ट 2 टिप्स टेक्निक्स की तरफ बढ़े। इसका पहला टॉपिक दी 80/20 रूल, पारेटो सिद्धांत है, जो आपको सिखाएगा कि कम काम करके ज्यादा परिणाम कैसे पाए जाते हैं। माइंडसेट को समझने के बाद अब हम उस हथियार की बात करेंगे जो आपको सच में स्मार्टली आलसी बनाएगा। पार्ट 2 की शुरुआत होती है एक ऐसे सिद्धांत से जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का गुप्त मंत्र है, दी 80/20 रूल या पारेटो सिद्धांत। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके पास पहनने के लिए दर्जनों कपड़े होते हैं, लेकिन आप उनमें से केवल 2 से 3 जोड़ी ही बार बार पहनते हैं? या आपके फोन में 50 ऐप्स होंगे, लेकिन आप अपना 80% समय सिर्फ 2 से 3 ऐप्स पर बिताते हैं? इसे ही 80/20 नियम कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि हमारी सफलता का 80% परिणाम हमारे केवल 20% कार्यों से आता है। बाकी के 80% काम केवल शोर है, जो हमें व्यस्त तो रखते हैं पर हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते। स्मार्ट आलसी व्यक्ति वह है जो अपने उन कीमती 20% कामों को पहचान लेता है। आलस अक्सर इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम 100 चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। लेखक का कहना है कि अपनी टू डू लिस्ट को छोटा कर दीजिए। उन 10 कामों में से सिर्फ वो 2 काम चुनिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अपनी पूरी ताकत उन पर लगा दीजिए। जब आप इस नियम को अपनाते हैं तो आप कम काम करते हैं, लेकिन आपके परिणाम पहले से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। ये तकनीक आपको हसल के चंगुल से छुड़ाकर इम्पैक्ट की ओर ले जाती है। याद रखिए, व्यस्त होना प्रोडक्टिव होने की निशानी नहीं है। एक चींटी भी पूरा दिन व्यस्त रहती है, पर सवाल यह है कि वो क्या बना रही है। अब हम अगले टेक्निक पार्किंसंस का नियम की ओर चलते हैं, जो आपको सिखाएगा कि कैसे डेडलाइन का इस्तेमाल करके काम की रफ्तार को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। ये तकनीक उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। पार्किंसंस का नियम टाइम मैनेजमेंट के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पार्किंसंस का नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। याद कीजिए स्कूल या कॉलेज के दिनों को, जब हमें किसी असाइनमेंट के लिए एक महीना मिलता था तो हम उसे पूरे महीने तक खींचते थे और आखिरी रात को ही उसे पूरा करते थे। लेकिन अगर वही काम हमें सिर्फ 2 दिन में खत्म करने को कहा जाता तो हम उसे 2 दिन में भी पूरा कर लेते। काम वही था, लेकिन समय के हिसाब से हमारे दिमाग ने अपनी रफ्तार बदल ली। लेखक समझाते हैं कि अगर आप खुद को किसी काम के लिए पूरा दिन देंगे तो आपका दिमाग उसे बहुत धीरे धीरे और आलस के साथ करेगा। आप बीच में फोन भी चलाएंगे, चाय भी पिएंगे और इधर उधर की बातें भी करेंगे।
लेकिन अगर आप उसी काम के लिए सिर्फ 2 घंटे का डेडलाइन तय कर दें, तो आपका दिमाग एक अलग ही इमरजेंसी मोड में आ जाता है। तब आपका पूरा फोकस सिर्फ उस काम को खत्म करने पर होता है। स्मार्ट आलसी बनने का तरीका। लेखक की सलाह है कि अपने हर काम के लिए जानबूझकर कम समय तय करें। अगर आपको लगता है कि एक ईमेल लिखने में 15 मिनट लगेंगे, तो खुद को सिर्फ 5 मिनट दें। जब समय कम होता है, तो आपका दिमाग फालतू की बारीकियों में उलझना बंद कर देता है और सीधे मुख्य काम पर हमला करता है। ये नियम हमें सिखाता है कि हम थके हुए नहीं हैं, बस हमारे पास कड़ी समय सीमा की कमी है। जैसे ही आप समय को सिकोड़ते हैं, आपकी कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है। अब हम अगली बहुत ही मशहूर और असरदार तकनीक 5 मिनट का नियम की ओर बढ़ते हैं। ये आपको बताएगा कि काम शुरू करने के डर को कैसे खत्म किया जाए। ये नियम उन लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है जो काम को टालने के मास्टर बन चुके हैं। लेखक का मानना है कि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। 5 मिनट का नियम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं या एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप बस सोफे पर पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा काम है, अभी मूड नहीं है? लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग बड़े और भारी कामों से डरता है। जब हम किसी लक्ष्य को बहुत बड़ा बना देते हैं, तो हमारा आलस एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। 5 मिनट का नियम इस डर को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके 2 पहलू हैं। छोटा काम, तुरंत एक्शन। अगर कोई ऐसा काम है जिसे पूरा करने में 5 मिनट से कम समय लगेगा, जैसे कोई ईमेल भेजना, गंदे बर्तन धोना या बिल भरना, तो उसे तुरंत कर डालें। उसे अपनी टू डू लिस्ट में जगह ही मत दें। उसे टालने में जो मानसिक ऊर्जा खर्च होगी, वो उस काम को करने से कहीं ज्यादा होगी। बड़ा काम, छोटी शुरुआत। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे आपको डर लग रहा है, तो खुद से एक छोटा सा झूठ बोलें। अपने दिमाग से कहें, मैं ये काम पूरा नहीं करूंगा, मैं बस इसे 5 मिनट के लिए करूंगा। जैसे जब आप कोई गलत काम करते हैं, दिमाग कहता है अब इसे दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा फिर हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि जब आप खुद को सिर्फ 5 मिनट की मोहलत देते हैं, तो आपका दिमाग प्रतिरोध कम कर देता है। आप जूते पहनकर बाहर निकल जाते हैं या लैपटॉप खोलकर पहली लाइन लिख देते हैं। मजे की बात यह है कि एक बार जब आप 5 मिनट के लिए शुरू कर देते हैं, तो आपका शरीर मोमेंटम्स में आ जाता है। न्यूटन का नियम भी यही कहता है कि जो चीज गति में है, वो गति में ही रहना चाहती है। 5 मिनट खत्म होने के बाद आप पाएंगे कि आप रुकना नहीं चाहते और आप उस काम को आधे घंटे या 1 घंटे तक खींच ले जाते हैं। निचोड़, ये नियम आपको शुरुआत करने का धक्का देता है। आलस को हराने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको शुरू करने की जरूरत है। अब हम अगली क्लासिक तकनीक द पोमोडोरो टेक्निक की ओर चलते हैं। ये आपको सिखाएगी कि ब्रेक ले लेकर आप कैसे ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो काम शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका ध्यान भटक जाता है या वे बोर हो जाते हैं, तो पोमोडोरो तकनीक आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। द पोमोडोरो टेक्निक। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। ये लगातार घंटों तक पूरी एकाग्रता के साथ काम नहीं कर सकता। अगर आप जबरदस्ती अपने दिमाग को 4 से 5 घंटे लगातार काम पर लगाएंगे, तो इसकी कार्यक्षमता गिरने लगेगी और अंत में आप थकान और आलस से भर जाएंगे। पोमोडोरो तकनीक इसी समस्या का एक बहुत ही वैज्ञानिक समाधान है। पोमोडोरो इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है टमाटर। इस तकनीक का नाम एक टमाटर के आकार के किचन टाइमर पर रखा गया था। इसके नियम बहुत सरल है। 25 मिनट का फोकस। अपना टाइमर सेट करें और अगले 25 मिनट तक दुनिया से कट जाएं। न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई और बात। बस वही एक काम करें जो आपके सामने है। 5 मिनट का ब्रेक। जैसे ही टाइमर बजे, तुरंत काम रोक दें और 5 मिनट का एक छोटा ब्रेक लें। इस दौरान आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं
या बस खिड़की से बाहर देख सकते हैं। याद रहे, इस ब्रेक में फोन नहीं चलाना है, क्योंकि वह दिमाग को आराम नहीं देता बल्कि और थका देता है। रिपीट करें, इस चक्र को 4 बार दोहराएं। बड़ा ब्रेक, 4 पोमोडोरो, यानी लगभग 2 घंटे के काम के बाद एक लंबा ब्रेक लें, लगभग 20 से 30 मिनट का। ये काम क्यों करती है? लेखक समझाते हैं कि जब आपको पता होता है कि आपको सिर्फ 25 मिनट ही काम करना है, तो आपका दिमाग उसे टालता नहीं है। ये तकनीक आपको बर्नआउट से बचाती है। वे छोटे छोटे 5 मिनट के ब्रेक आपके दिमाग को रिचार्ज कर देते हैं, जिससे आप पूरे दिन ताजगी के साथ काम कर पाते हैं। ये तकनीक सिखाती है कि उत्पादकता का मतलब खुद को थकाना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को किस्तों में सही ढंग से इस्तेमाल करना है। अब हम इस किताब के सबसे खास और जादुई हिस्से की ओर चलें। 8 जापानीज टेक्निक्स टू ओवरकम लेजीनेस, आलस दूर करने की 8 जापानी तकनीकें। जापानी संस्कृति अपनी अनुशासन और कार्यक्षमता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। लेखक ने किताब के इस आखिरी हिस्से में 8 ऐसी जापानी तकनीकों को समेटा है जो किसी भी इंसान की लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए इन्हें एक एक करके गहराई से समझते हैं। 1. इकिगाई, जीवन का उद्देश्य। लेखक कहते हैं कि आलस अक्सर तब आता है जब हमें ये नहीं पता होता कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। इकिगाई का अर्थ है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। जब आप ऐसा काम ढूंढ लेते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप माहिर हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, तो आलस अपने आप गायब हो जाता है। जुनून ही आलस का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2. काइजेन, निरंतर सुधार। काइजेन का मतलब है छोटे छोटे बदलाव। हम अक्सर एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं और थक कर हार मान लेते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी जीत समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा परिणाम देती है। 3. हारा हाचीबू 80% का नियम। ये तकनीक सीधे तौर पर आपकी ऊर्जा से जुड़ी है। जापान में लोग तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट 80% न भर जाए। लेखक समझाते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर खा लेते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाने में इतनी ऊर्जा लगा देता है कि हमें नींद और आलस आने लगता है। हल्का खाने से आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। 4. शोषण, शुरुआत करने वाले का दिमाग। चाहे आप किसी काम में कितने भी उस्ताद क्यों न हो जाएं, हमेशा एक बिगिनर की तरह सोचें। लेखक कहते हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि हमें सब पता है, तो हम सीखना बंद कर देते हैं और काम में बोरियत आने लगती है। शोषण आपको हर काम में नयापन ढूंढने में मदद करता है, जिससे काम बोझ नहीं लगता। 5. वाबी साबी, पूर्णतावाद का त्याग। आलस का एक बड़ा कारण परफेक्शनिज्म है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे। वाबी साबी हमें सिखाती है कि अपूर्णता में भी सुंदरता है। लेखक का कहना है कि काम को परफेक्ट करने के चक्कर में उसे टालने से बेहतर है कि उसे अधूरा ही शुरू कर दिया जाए। 6. शिनरिन्योकु, फॉरेस्ट बाथिंग। इसका मतलब है प्रकृति के साथ समय बिताना। लेखक समझाते हैं कि कंक्रीट के जंगलों और स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहने से हमारा दिमाग बर्नआउट हो जाता है। प्रकृति के बीच टहलने से हमारा तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता आती है, जिससे हम दोबारा काम पर लौटने के लिए फ्रेश महसूस करते हैं। 7. काकेबो, बजट की कला। ये तकनीक वैसे तो पैसों के प्रबंधन के लिए है, लेकिन लेखक इसे मानसिक अनुशासन से जोड़ते हैं। जब आप अपने खर्चों और संसाधनों के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप अपने समय के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं। अनुशासन एक क्षेत्र में आता है तो वो पूरी जिंदगी में फैल जाता है। 8. इचिग्यो जमई, एकाग्रता। इसका मतलब है पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाना। ये मल्टीटास्किंग का उल्टा है। जब आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें। लेखक कहते हैं
कि जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो काम की थकान कम होती है और आनंद बढ़ जाता है। इस किताब का निष्कर्ष यही है कि आलस कोई स्थायी स्वभाव नहीं है, बल्कि एक बुरी आदत है जिसे सही माइंडसेट और इन तकनीकों से बदला जा सकता है। द फाइनल कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज हमने द आर्ट ऑफ लेजीनेस के पन्नों को पलटकर ये तो समझ लिया कि आलस शरीर की थकान नहीं, बल्कि मन का एक बहाना है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब और दुनिया का सबसे शानदार वीडियो भी आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलाव के लिए अपना पहला कदम नहीं उठाते। लेखक ने हमें वो चाबी दे दी है, चाहे वो 100% जिम्मेदारी लेना हो, 5 मिनट रूल का जादू हो या जापानी काइजेन का रास्ता। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज भी उसी बिस्तर पर पड़े रहकर अपनी नाकामियों का दोष दूसरों को देते रहेंगे, या फिर आज आप उस मेंढक को निगलेंगे और अपने सपनों की तरफ एक छोटी सी शुरुआत करेंगे? याद रखिए, समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। आज से 5 साल बाद आप या तो उस जगह होंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे, या फिर आपके पास सिर्फ बहानों की एक लंबी लिस्ट होगी। मैं चाहता हूं कि आप उस 1% वाली कैटेगरी में आएं जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। अगर इस ऑडियो ने आपके दिमाग की सोई हुई चेतना को जरा भी जगाया है तो कमेंट्स में अभी लिखें, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे थोड़ा धक्के की जरूरत है। लाइक करना न भूलें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई में उतरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, आप जो कल बनना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज और अभी से होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगले लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए काम करते रहें, सीखते रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें। जय हिंद।